नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं नीनू। कुछ और खबरों का जिक्र करेंगे, बात करेंगे। सीएम का दिल्ली दौरा आज होने वाला है। आज दिल्ली जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। सुबह 11 बजे होंगे रवाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम। नक्सल समस्या को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि कई अधिकारियों से भी मुलाकात करने का सिलसिला है। जीएसटी पर भी होगी बातचीत। तो आज सीएम का दिल्ली दौरा होने वाला है और इस दिल्ली दौरे के दौरान वे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। नक्सल समस्या को लेकर तो बातचीत होगी और साथ ही जीएसटी को लेकर भी बात करने की संभावना बनी हुई है। तो कई अधिकारियों से मुलाकात करने का दौर भी होगा। दिल्ली का दौरा काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर और भी हो सकता है कि कुछ जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात हो सके। कांग्रेस के हाईकमान से भी मुलाकात करने पहुंच सकते हैं। और दौरे के दौरान मुख्य तौर पर नक्सली समस्या को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की बात कही गई है और जीएसटी को लेकर भी चर्चाएं होनी है। नक्सल समस्या पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ और कई जो प्रमुख योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ में है, उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है और छत्तीसगढ़ प्रदेश की क्या कुछ मांगे हैं, क्या जरूरतें हैं, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है। संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, आज दिल्ली दौरा है, दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनके साथ प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं, एसीएस सुब्रत साहू जाएंगे, डीजीपी जो है अशोक जूनोजा है वो जाएंगे। उसके बाद उसके अलावा तमाम आला अधिकारी हैं वो उनके साथ दिल्ली जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह से उनकी चर्चा होगी और दो दौर की बैठकें होंगी और उसके अलावा जीएसटी के मुद्दे हैं उस पर बात की जाएगी। छत्तीसगढ़ में जीएसटी के जो रकम जो आने थे वो नहीं आ पा रहे हैं, कुछ गतिरोध बने हुए हैं जिसकी वजह से विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। और जैसे कि रीनू, छत्तीसगढ़ में माओवाद एक बड़ी समस्या है। माओवाद को लेकर के भी अहम चर्चा होगी। चूँकि प्रदेश के पुलिस के मुखिया डीजीपी अशोक जूनेजा भी जा रहे हैं और तमाम प्रदेश के आला अधिकारी हैं वो जा रहे हैं। तमाम अलग अलग मसले हैं उन पर चर्चाएं होंगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम जो छत्तीसगढ़ के जो केंद्र सरकार में गतिरोध है, चाहे वो केंद्रीय पुल के चावल को लेकर के है, इसके साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर के है, साथ ही साथ जीएसटी के जो मामले लंबित हैं उनको लेकर के तमाम विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की यहाँ तैनाती बड़ी संख्या में की गई है। तो केंद्रीय सुरक्षा बल और छत्तीसगढ़ पुलिस किस तरह के कोऑर्डिनेशन है, कहीं कोई अड़चने तो नहीं आ रही है। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से माओवादियों को पीछे धकेलने की जो रणनीति है उस पर भी चर्चा होगी। जी रीनो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल। लगातार बने रहें तो इस तरीके से माओवादियों को पीछे ढकेलने की रणनीति को लेकर भी चर्चा होनी है। एक और बड़ी खबर रायपुर से, जहां वन विभाग का अल्टीमेटम बेअसर। चेतावनी के बाद भी आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन पर वन विभाग के कर्मचारी और रेंजर विभाग ने 2 दिनों के भीतर आंदोलन खत्म करने का आदेश दिया था और आंदोलन खत्म नहीं होने के बाद एस्मा भी लगाया जा सकता है। आप ये देखिए कि जो वनकर्मी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, इसकी वजह से काफी नुकसान तो हो ही रहा है। यहाँ पर सरकार काफी सख्त नजर है। उनका ये कहना था कि यदि काम पर वापस नहीं लौटेंगे तो उचित कार्रवाई की जा सकती है। उसके बावजूद देखा जा रहा है कि अभी तक आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। और संवाददाता युगल लगातार जुड़े हैं। युगल, हम देख पा रहे हैं कि जो सख्ती दिखाई जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन कोई असर नहीं नजर आया। जी रेणु, देखिए प्रदेश के 12,000 वनकर्मी हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 44% वन है छत्तीसगढ़ में और ये मौसम है, सीजन है, ये महुआ बिनने का है, तेंदुपत्ता तोड़ने का है। यही वजह है कि लोग जो है नादानी में जंगलों में आग लगा रहे हैं। प्रतिदिन 400 से अधिक आगजनी की घटनाएं घटित हो रही है। वन्य जीव के साथ साथ वन संपदा है उसका नुकसान हो रहा है। वन्य संपदा राष्ट्रीय संपदा में माना जाता है और उसकी देख रेख नहीं हो पा रही है। जो आंदोलनकारी हैं वो आंदोलन पर डटे हुए हैं। साथ ही साथ जो रेंजर हैं वो भी उनके आंदोलन में कूद गए हैं। 300 रेंजर हैं और ऐसे में वन विभाग ने 2 दिनों की मोहलत दी थी आंदोलन समाप्त करके वापसी जो है विभागों में अपने ज्वाइन करने के, लेकिन इस अल्टीमेटम का कोई भी असर नहीं हुआ। आज दूसरा दिन समाप्त हो गया। बावजूद इसके जो वन कर्मी है वो आंदोलन पर डटे हुए हैं। 12 सूत्री मांग जो है वन कर्मियों की है और 7
7 सूत्री मांग है वो रेंजरों की है। और इस तरह से देखा जाए कि विभागीय आला अधिकारियों की अकर्मण्यता की वजह से जो राष्ट्रीय संपदा वन है वो धू कर जल रहा है, नुकसान हो रहा है, वन्य जीवों की मौत हो रही है। और जिस तरह से वन में कोई वन कर्मचारी नहीं है, उनकी देखभाल नहीं हो पा रही है, यही वजह है कि लकड़ी जो चोर हैं, जो तस्कर हैं, वो भी काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। वन विभाग ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए एक नोटिस जारी किया था, 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। हो सकता है कि वन विभाग के जो वन कर्मी हैं या फिर रेंजर हैं उन पर एस्मा लगा दिया जाए। और ऐसे में देखना ये होगा कि किस तरह की जो गतिरोध पैदा होता है। हालांकि वन कर्मी और रेंजर ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो किसी भी हाल में आंदोलन से वापसी नहीं होंगे, वो डटे रहेंगे। जी रेणु, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो वन कर्मियों ने साफ कर दिया है कि लगातार जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी हो जाती तब तक वो आंदोलन पर डटे रहेंगे। रायपुर से खबर है, स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन सख्त नजर आया। 4 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। स्कूलों में कई खामियां पाई गई। होली क्रॉस शंकरा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आइडियल पब्लिक स्कूल से जवाब मांगा गया। बिना अनुमोदन फीस बढ़ाने का आरोप लगा है। शिक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। तो पहले ही कह दिया गया है कि ज्यादा फीस यदि बढ़ाई जाती है, ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं पेरेंट्स से, तो इस पर कार्रवाई होगी। और ऐसे ही कुछ सामने आया है जहां पर ज्यादा फीस वसूली के चलते छापेमारी की गई शिक्षा विभाग की तरफ से और स्कूलों को नोटिस जारी किया गया। और संवाददाता युगल एक बार फिर से जुड़ गए हैं। युगल, हम देख पा रहे हैं कि स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से। जी अरिनो, देखिए आइडियल, शंकरा, होली क्रॉस सहित 4 स्कूलों पर जो है शिक्षा विभाग की टीम ने दबिश दी है। यहाँ कई खामियां उजागर हुए हैं। दरअसल जिस तरह से स्कूलों में व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है। प्रयोगशाला भी कई स्कूलों में नहीं मिले हैं। और साथ ही साथ 8% जो फीस की बढ़ोतरी से अधिक जो है फीस बढ़ाया गया है। इन तमाम बिंदुओं पे वहाँ पर शिक्षा विभाग की टीम ने दबिश दी है। कई खामियां पाई गई हैं जिसको लेकर के नोटिस जारी किया गया है। और राज्य सरकार ने एक जो टीम गठित की है उसी के तहत ये दबिश दी गई है। और देखा यह जा रहा है कि निजी स्कूल जो संचालक हैं वो मनमानी पर आमादा है। बिना किसी अनुमोदन के अनुमति के यहाँ तक अभिभावकों की भी अनुमति नहीं ली जाती है। जो समितियाँ बनी हैं उनकी अनुमति नहीं होती है और एकदम से फीस का जो है बढ़ोतरी कर दी जाती है। इन तमाम जो है मसलों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के जो है शिक्षा विभाग की टीम ने दबिश दी है और इसे तहत नोटिस जारी किया है। देखना ही होगा कि नोटिस का असर अब क्या होता है। लेकिन यह है कि जो अभिभावक हैं वो राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि फीस की बढ़ोतरी की वजह से जो अभिभावक हैं उनकी जेबें हैं वो काफ़ी ढीली होती हैं। जी रेणु, जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। तो इस तरीके से अभिभावकों की जेब पर ज्यादा असर न पड़े, शिक्षा विभाग लगातार अलर्ट है और 4 स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। खैरागढ़ में मतदान संपन्न हो चुका। यहां करीब 79% मतदान हुआ, लिहाजा चुनावी मैदान में हो रही रेस के खिलाड़ी अब आखिरी मोड़ पर पहुंच चुके हैं। अब अगला मोड़ है काउंटिंग का, जो 16 अप्रैल को होगा। ये वो दिन होगा जब खिलाड़ी नंबर 1 के सिर बंधेगा जीत का ताज। खैरागढ़ के सियासी युद्ध में अब वक्त है चंद रोज के शांति काल का। पिछले कुछ दिनों या यूं कहें कि कुछ महीने के दौरान खैरागढ़ में गजब का सियासी घमासान दिखा, लेकिन अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जो 16 अप्रैल को खुलेगी। लेकिन भीषण गर्मी के बावजूद आज खैरागढ़ के वोटर्स ने जिस तरह से आगे आकर मतदान किया है वो ये बताने के लिए काफी है कि खैरागढ़ सीट पर राजनीतिक दलों का सियासी घमासान बेजान नहीं गया। खैरागढ़ के वोटर्स ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कर ये बता दिया है कि उनके लिए ये उपचुनाव कितना अहम है। मतदान केंद्रों पर वोटर्स में गजब का उत्साह दिखा। क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, क्या जवान, सब ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। इस बम्पर वोटिंग को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आए खुद सीएम भूपेश बघेल। मतलब मतदान अच्छा हो रहा है, अच्छा है। जो सरकार के कार्य हैं और जिला दोनों मुद्दे हैं जिसमें खूब मतदान हो रहा है और जो फीडबैक है वो बहुत उत्साह है लोगों में और भारी संख्या में भीषण गर्मी के बावजूद भी लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और जोगी कांग्रेस के बीच मुकाबला है।
कांग्रेस से यशोदा वर्मा, बीजेपी से कोमल जंघेल और जोगी कांग्रेस से नरेंद्र सोनी प्रत्याशी हैं। तीनों दलों के प्रत्याशियों ने भी अपना वोट डाला। वैसे तो मतदान शांति के साथ हुए, लेकिन छुई खदान के बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल धरने पर बैठ गए। कोमल जंघेल का आरोप था कि मतदान केंद्र का निरीक्षण करते समय सुरक्षा कर्मी ने उनका हाथ खींचकर उनसे बदसलूकी की। हालांकि मान मनोवल के बाद उन्होंने धरना खत्म कर दिया। मतदान केंद्र में गया था और मतदान केंद्र में जाने के बाद वो पुलिसकर्मी के द्वारा जो फोर्स में है और उसने जाकर के बोले कि आप अंदर क्यों आए हैं करके मेरे हाथ को छुआ और मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करने के प्रयास किया तो पीठासीन अधिकारी आगे बताया कि नहीं ये प्रत्याशी है। उसके बाद मैं बाहर आ गया। बाहर आके फिर भी वो बोले कि कोई मतदाता ही जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता। मुझे पता नहीं किस तरह से यहाँ राजनीति कर रहे हैं प्रत्याशियों के साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है और ऐसा करना नहीं चाहिए। फिर उसको समझाएं अधिकारी लोग कि प्रत्याशी को जाना पड़ता है, आ सकता है उसको इतना ज्ञान न रहा हो या जो कारण रहा हो। खैरागढ़ उपचुनाव किसी के लिए साख का सवाल है तो किसी के लिए संजीवनी। विपक्ष यहाँ बेरोजगारी भत्ता, शराबबंदी, धान खरीदी में भेदभाव और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को लेकर जनता के बीच पहुंचा। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने खैरागढ़ को जिला बनाने का ऐलान कर बढ़त हासिल की। इसके अलावा कांग्रेस ने सरकार की उपलब्धियों को मुद्दा बनाया। किसानों का कर्ज माफ, समर्थन मूल्य, गोधन न्याय योजना को कैश करा रही सरकार ने जोगी के साथ जाने के बाद देवव्रत सिंह के कांग्रेस की तरफ झुकाव को भी चर्चा में बनाए रखा। साथ ही रमन राज के चिटफंड की लूट का मामला भी गर्म रहा। उधर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों को झोंक कर कांग्रेस को ये बता दिया कि ये राह आसान नहीं। खैरागढ़ की जंग में उतरे सीएम शिवराज सिंह चौहान, लोध नेता प्रहलाद पटेल, दोनों का चुनावी प्रबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड तगड़ा है। जाहिर है राह किसी के लिए आसान नहीं, लेकिन जनता ने बम्पर वोटिंग की है और 16 अप्रैल को सब कुछ साफ हो जाएगा। अवधेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 खैरागढ़। तो वहीं खैरागढ़ में चुनाव संपन्न होने के बाद सियासी दलों की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने 25,000 वोट से जीत का दावा किया। तो वहीं बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए 15,000 से ज्यादा वोट से जीत का दावा किया है। देखिए, बीजेपी के सांसद हों चाहे इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हों, उन्होंने आप ही के चैनल पे एक बार दावा किया था कि 65+, और मैं वो आदमी हूँ जिसने आपके चैनल पे कहा था कि 15 सीट। तो ये 15,000 के साथ वो 10,000 हमारा जोड़कर हमको 25,000 बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बहुत शर्मनाक हार होने वाली है। मैं तो पूरे चुनाव में इनके घोषणा पत्र को पब्लिक को दिखाया हूँ। ये देखो इनका 2019 का, 2015 का, नगर पालिका के चुनाव का। तो ये असर कारक नहीं है, ये क्या कहते हैं उसको, ये चला हुआ कारतूस है। कितने बार चलाओगे आप इसको? ये कह सकते हैं कि हम लगभग 15,000 के आसपास वोट से हम चुनाव जीतेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आईपीएल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 23 रन से हराया। सीएसके ने आरसीबी के सामने रखा था 217 रन का विशाल टारगेट। आरसीबी की टीम 9 विकेट पर 193 रन ही बना पाई। तो वहीं सीएसके से शिवम दुबे ने तूफानी पारी खेलते हुए 46 गेंदों में बनाए 95 रन। रॉबिन उथप्पा ने 50 गेंदों में 88 रन बनाए, लगाए 9 सिक्स। तो वहीं चेन्नई के लिए महेश थिक्शाना के लिए सबसे 4 विकेट और आरसीबी की ओर से शाहबाज अहमद ने बनाए सबसे ज्यादा 41 रन। टूर्नामेंट में सीएसके की पहली जीत, 4 मैच हार चुकी है सीएसके। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।